अस्सलाम वालेकुम। तो जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब जो थर्मोडायनामिक्स होता है उसके अंदर हम क्या चीज़ स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। सिंपल से इसकी हम डेफिनेशन करेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम ये करेंगे कि इसके अंदर जो हीट एनर्जी है ना वो मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हीट एनर्जी है ना वो किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल वर्क के अंदर। मतलब जो हमारे पास हीट है उसके ज़रिए से हम कोई वर्क परफॉर्म करेंगे। अब देखो जो वर्क होता है ना वो सिर्फ मैकेनिकल वर्क नहीं होता, वो सिर्फ मतलब थर्मोडायनामिक वर्क, खासतौर पर थर्मोडायनामिक्स के केस में मतलब वर्क बन जाता है थर्मोडायनामिक वर्क। लेकिन यहाँ पे मैंने उसे सिंपलिसिटी के लिए हम कह सकते हैं मैकेनिकल वर्क लिख दिया, ठीक है। अब मैंने बताया कि क्या है, हीट एनर्जी चेंज हो रही है मैकेनिकल वर्क में। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हीट एनर्जी हो, कोई और एनर्जी भी हो सकती है। दूसरा इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क के अंदर बदल रही है, ठीक है। तो हमारे पास आ रहता है हीट इंजन। तो अगर हम हीट इंजन के अंदर देखें तो वो किस तरह काम कर रहा होता है, तो उसके अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जो हीट एनर्जी है वो क्या काम कर रही होती है, वो काम कर रही होती है मैकेनिकल वर्क के अंदर जाने का, ठीक है। मतलब उसमें मैकेनिकल वर्क में जाता है, तो मतलब ये थर्मोडायनामिक्स की जो है वो एप्लीकेशन हो जाएगा हीट इंजन। अब इसके एक उलट काम भी होता है, उसको कहते हैं रेफ्रिजरेशन, ठीक है। रेफ्रिजरेशन के अंदर क्या होता है, रेफ्रिजरेशन के अंदर जो मैकेनिकल वर्क है ना वो मैकेनिकल वर्क बदल दिया रहता है हीट के अंदर, ठीक है। मतलब हीट के अंदर बदल देता है, सारी बातें यहाँ पे इंजन नहीं आएगा, हीट एनर्जी के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब जो मैकेनिकल वर्क है वो किस में जा रहा होता है, हीट के अंदर जा रहा है, हीट एनर्जी के अंदर जा रहा है। अब ये ऐसा कैसे हो रहा है, देखो अगर अगर हम देखें ना रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो उसके अंदर असल में चीज़ें ठंडी हो रही होती है, तो हमें ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो ये, अगर मेरे पास फ्रिज है तो उसके ये जो पीछे वाला हिस्सा ना, ये वाला पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। उस पीछे वाले हिस्से के अंदर जो है ना कुछ तारें से लगी होती हैं, वो जो तारें होती हैं ना वो असल में थोड़ी गर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि उसने अंदर मैकेनिकल वर्क परफॉर्म किया है, खानों के अंदर मैकेनिकल वर्क परफॉर्म हुआ, और उस मैकेनिकल वर्क की वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई और वो इधर हीट है, ठीक है, इधर हीट आ गई है। अब वो जो मैकेनिकल वर्क परफॉर्म हुआ उसकी वजह से अंदर वाला जो सिस्टम है वो तो ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो कम हुआ है, वो कोल्ड है। लेकिन जो बाहर है वो क्या है, वो हीट आ गया। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो रेफ्रिजरेशन है वो इसके उलट काम कर रहा है, ठीक है। हीट की बात कर लेते हैं। हीट जो वो असल में होती है जो मतलब एनर्जी तो सारी बात है वो है, लेकिन असल में मैं बाद में बताऊंगी कि ये असल में एनर्जी भी नहीं है, ठीक है। तो पहले तो ये क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना किसी सिस्टम की, उसका जो टोटल है ना वो है, मतलब एक मेरे पास सिस्टम है, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये एक सिस्टम है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी ना, अब देखो जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना वो किसी ना किसी तरह से वो मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो उनके अंदर मोशन है, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है ना उसकी वजह से होगी, ठीक है। अब वो जितनी भी मोशन होगी ना, वो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी वो मोशन उनके अंदर मौजूद है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और वो जो काइनेटिक एनर्जी है ना उसका जो टोटल है उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो क्या, वो हीट है, ठीक है। अब जो मैं बात बता रही थी वो मैं ये बता रही थी कि हीट जो है ना वो एक्चुअली फॉर्म नहीं है एनर्जी की, ठीक है। तो असल में क्या चीज़ है, वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का ना एक तरीका है, एक रास्ता है, ठीक है। तो मतलब हम इसे ये कह सकते हैं वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। लेकिन ये असल में कोई हीट जो है ना एनर्जी का नाम नहीं है, ये वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। जैसे अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास कोई भी एनर्जी है, जैसे अगर मैं ये पेन को ऐसे ऐसे मूव कर रही हूँ, तो ये मेरा क्या, ये मेरा हैंड है, ठीक है। और इसने हैंड ने मेरे ने एनर्जी यूज़ की, कौन सी एनर्जी यूज़ की, वो वाली एनर्जी यूज़ की जो मतलब मुझे फूड से मिली, जो मतलब केमिकल एनर्जी थी एटीपी की सूरत में स्टोर हुई थी, ठीक है। उस एनर्जी को इसने यूज़ किया, और वो जो यूज़ किया वो किस तरह यूज़ किया, वो हीट की फॉर्म में यूज़ किया। अब हम कहते हैं कि हीट तो प्रोड्यूस नहीं हुई, तो सारी बात है क्योंकि मेरी मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम है इसलिए हीट प्रोड्यूस नहीं हुई, ठीक है। वो जो हीट है वो मतलब हीट की फॉर्म में वो ट्रांसफ़र हुई, किसके अंदर, पेन के अंदर ट्रांसफ़र हुई, ठीक है। तो वो जो हीटेड है ना वो किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है, वो हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है वो मतलब जो हीट है वो ट्रांसफ़र होने का तरीका है, वो असल में एनर्जी है नहीं है। अब ये बात कर लेते हैं कि हीट ट्रांसफ़र होती क्या है। तो उसकी जो ट्रांसफ़र होने की वजह होती है ना वो होता है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। मतलब जो दो चीज़ें होती है ना उनके अंदर जो टेम्परेचर है उसका फ़र्क हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है। मतलब मेरे पास दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये मेरे पास एक बॉडी है, ये मेरे पास एक बॉडी है। अगर इन दोनों को हम कनेक्ट कर दें तो इसका कुछ टेम्परेचर है T1, इसका कुछ टेम्परेचर है T2, ठीक है। अब ये जो T2 है, अगर फ़र्ज़ कर लेंगे जो T2 है वो ज़्यादा है और जो T1 है वो थोड़ा है, ठीक है। अब जो हीट है ना, देखो असल में क्या है कि जो T2 है ना उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना उनके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इसके पास हमने क्या भी पढ़ा कि जो हीट है वो असल में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास जो हीट है इसके अंदर क्या मौजूद है, ज़्यादा है। अभी ये जो टेम्परेचर और हीट है ना ये भी मुख्तलिफ है, मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। तो जो इसके अंदर हीट है ना वो ज़्यादा होगी। जब इसके अंदर हीट ज़्यादा है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर टेम्परेचर कम है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो थोड़ी होगी। अब ये जो हमने बात की वो ये की कि जो टेम्परेचर है ना अगर उसका डिफरेंस हो, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा ना तो यहाँ से हीट जो है वो ट्रैवल करेगी और यहाँ इसकी तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो हीट का ट्रैवल करना ना वो भी मतलब एक तरीका नहीं है, उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, और इसके अलावा रेडिएशन होता है। यहाँ पे जो है कंडक्शन का तरीका यूज़ हो रहा है, मैं आगे बताऊँगी भी सारे तरीकों में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन होता है। इसके
अलावा हम बात कर लेते हैं कि जो यूनिट्स है ना हीट के वो के, यहाँ पे सिंपली हमने ये बात याद रखनी है कि जो हॉटर बॉडी है उससे कोल्डर बॉडी की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो यूनिट्स हैं हीट के वो कौन कौन से हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास ऐसा यूनिट आ जाता है, जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास होता है जूल, ठीक है। अब जो जूल है, हमने क्या बात पढ़ी थी कि जो हीट है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल ही होता है। अब इसके अलावा सीजीएस यूनिट की बात कर लें तो सीजीएस यूनिट जो होता है ना वो मतलब ऐसा नहीं होता, जैसे अगर लेंथ को मैं मीटर में कहूँ तो वो तो एक सिंपल सिस्टम इंटरनेशनल की चीज़ होगी, ठीक है। लेकिन अगर सीजीएस की बात करूँ ना तो उसके अंदर लेंथ को सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो मतलब वो जो है ना उसमें सारी जो स्टैंडर्ड वाली चीज़ें ना वो नहीं होती, ठीक है। तो जो सीजीएस यूनिट है उसके अंदर जो हीट है ना उसका यूनिट होता है अर्ज, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात कर लें कि थर्मल यूनिट है वो कौन सा होता है, थर्मल यूनिट होता है कैलोरी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो तीनों यूनिट्स हैं इनको अगर हम रिलेट करें तो वो कैसे कर लेते हैं। तो जो एक जूल है ना वो बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ज के, ठीक है। अगर एक कैलोरी की बात करें तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 4.18 जूल के। अब देखो अगर मैं इसका उलट करके बताऊँ तो मैं इस तरह ये भी बता सकती हूँ कि जो एक अर्ज है वो किसके बराबर है, और 10⁻⁷ जूल के बराबर है। और इसका उलट भी हम कर सकते हैं, मैं फिलहाल नहीं कर रही क्योंकि ये जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाना इसकी कैलकुलेशन। अच्छा, अब जो एक अर्ज है उसके अंदर कितने आ रहे हैं, उसके अंदर 10⁻⁷ जूल आ रहा है। मुझे इसकी इस तरह समझ नहीं आती तो मैं इसे इस तरह समझती हूँ कि अगर ये मेरे पास जो है ना एक जूल है और उसके अंदर ये बहुत सारे पार्ट्स हैं एक जूल के अंदर, ये पूरा जो डिब्बा है ना ये एक जूल का डिब्बा है, लेकिन इसके अंदर ये बहुत सारे हिस्से हैं, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं ये जो इतना डिब्बा है ना ये किसका है, एक जूल का डिब्बा है। अब मैंने बात की थी एक अर्ज की, तो जो एक अर्ज है वो किसके बराबर है, वो 0.0000 और यहाँ पे 6 जीरो आएंगे टोटल, उसके बाद 1 आएगा, उतने जूल के बराबर है, ठीक है। तो अब मतलब जो एक अर्ज है वो कितने थोड़े जूल के बराबर है, मतलब वो पूरे एक अर्ज है वो एक जूल के बराबर नहीं है, बल्कि क्या है एक जूल से कम के बराबर है। एक जूल से कम होगा तो वो एक अर्ज बनेगा। मतलब अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये इतना हिस्सा जो ये क्या है ये एक अर्ज है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग जाता है कि जो जूल है ना एक जूल वो क्या बड़ा है और जो एक अर्ज है वो क्या है वो छोटा है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात कर लें कैलोरी की, ठीक है। तो जो कैलोरी है उसके अंदर कितने जूल हैं, उसके अंदर 4 जूल हैं, ठीक है। मतलब उसको मतलब अगर हम अप्रॉक्सीमेटली बात कर लें तो उसके अंदर इस तरह के जो कितने डब्बे आ जाएंगे, इस तरह के 4 डिब्बे आ जाएंगे। तो इसका मतलब जो है वो कैलोरी क्या है वो बड़ा है, जूल से बड़ा है, और जो जूल है वो किससे बड़ा है, वो अर्ज से बड़ा है। तो हम इसको ये जो है ना इसका वो बना सकते हैं ऑर्डर, ठीक है। अब इसके अलावा हम यूनिट्स की जो है ना इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। पहले जो हमारे पास हीट कैपेसिटीज़ वगैरह का फॉर्मूला है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। अब जो एम सी डेल्टा टी है ना ये सी जो है स्पेसिफिक हीट आ जाएगी, एम जो है वो उसके अंदर मैस आ जाएगा कि कितना मैस है, डेल्टा टी से मुराद है जो डिफरेंस है ना टेम्परेचर का वो, ठीक है। अब देखो अगर तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से जो हीट है ना वो भी क्या आ जाएगी, ज़्यादा जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, सारी बात है। अब इसने जब हीट फ्लो है ना उसने तब रुकना होता है जब दोनों तरफ टेम्परेचर जो है वो बराबर हो जाता है। अगर हीट जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उसका जो फ़र्क है वो ज़्यादा होगा तो हीट जो है वो ज़्यादा फ्लो होगी, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर लेते हैं तो उसमें रहता है एन सी डेल्टा टी, जो एन है उससे मरा होता है नंबर ऑफ मॉल्स, क्योंकि जो मोलर स्पेसिफिक हीट है उसमें नाम ही बता रहा है उसका एम आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है उसमें मैं एक का फॉर्मूला लिख रही हूँ, Q इज इक्वल टू एम एल एफ, ठीक है। ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है। और ये जो Q है ये हीट है, एम से मुराद मैस हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ हमारे पास होती है एंट्रोपी, जो हीट है एंट्रोपी ऑफ हीट है ना उसकी बात कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है एस डेल्टा टी। ये सारे फॉर्मूला हैं, ये बस हमने तब यूज़ करने जब हमें मतलब इससे कोई सवाल है, वैसे हमने इसकी डेरिवेशन वगैरह किसी चीज़ में नहीं जाना। अब अगर हीट की बात करें ना तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। मतलब हमारे पास ना अभी दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती हैं जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, ठीक है। मतलब वो किस रास्ते से वो चेंज आ रहा है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, और एक वो है जो पाथ के ऊपर डिपेंड जो वो कर रही होती है, ठीक है। अब जो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है ना उनको हम कह रहे हैं कि वो पाथ फंक्शन है, ठीक है। और जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना कर रही हो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या कौन सा फंक्शन है, वो स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। अब जो स्टेट फंक्शन होता है वो फिर किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था, वो डिपेंड कर रहा होता है जो उसकी इनिशियल वैल्यू है और जो उसकी फाइनल वैल्यू है, ठीक है। अब जो अगर मतलब जो फाइनल वैल्यू है वो क्या है और जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, जो इस चीज़ पर डिपेंड करे ना वो होता है स्टेट फंक्शन, और जो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड ना करे वो होता है पाथ फंक्शन, ठीक है। मतलब इसके अंदर असल में ऐसा हो रहा होता है कि हम जिस मर्जी बात से जो है ना चेंज को लें, वो जो उसका उसकी वैल्यू होती है ना, जो उसका चेंज की वैल्यू होती है, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है, ठीक है। जब वैल्यू सेम रह रही है तो मतलब वो क्या वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम जिस भी पाथ से जा रहे हैं उसके ऊपर जो है ना उसकी वैल्यू सेम रह रही है, तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो वो क्या होता है स्ट्रेट फंक्शन होता है। मैं बताती हूँ स्ट्रेट फंक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना 7 टोटल स्टेट फंक्शन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है पी टी वी यू एच एस जी, ये इसका याद रखने का जो एक सिंपल तरीका है, ठीक है। जो पी है उससे मुराद है प्रेशर, ठीक है। और टी से मुराद है टेम्परेचर, वी से मुराद है वॉल्यूम, और यू से मुराद है इंटरनल एनर्जी, एच से मुराद है एंथैल्पी, और एस से मुराद होता है एंट्रोपी,
जी से मुराद होता है गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ये कभी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, हम इसे जिस मर्जी तरीके से ये चेंज को ले आएंगे ना, इनकी वैल्यू सेम रहती है। लेकिन हमारे पास ऐसे जो पाथ फंक्शन है, ठीक है, जो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि हम किस तरह से उस चेंज को लेके आ रहे हैं, वो कौन से होते हैं, वो हमारे पास होता है हीट और होता है वर्क, ठीक है। अब ये जो है ना ये डिपेंड करता है कि हम किस किस रास्ते से ये इसके चेंज को लेके आ रहे हैं, और उसी हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज भी होती है, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अब अगर हम वर्क की बात करें ना, तो वर्क के अंदर जो चेंज है हम बहुत सारे तरीकों से ला सकते हैं। इसी तरह अगर हीट की बात करें तो वो भी हम बहुत सारे तरीकों से ला सकते हैं, इसमें भी हम बहुत सारे तरीके इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि इनकी वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना वो चेंज रहेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हीट है उसके फ्लो के जो रास्ते हैं वो कौन कौन से, मतलब हीट किस किस तरीके से फ्लो कर सकती है, ठीक है। तो हीट के फ्लो का तरीका जो मैंने पहले भी बताया था, कंडक्शन, ठीक है। अब जो कंडक्शन है अगर उसकी बात करें, उसके अंदर क्या होता है, कंडक्शन से मुराद होता है कि हीट ने फ्लो करना है, लेकिन उसके साथ ही साथ मॉलिक्यूल ने भी मूव करना है, ठीक है। मॉलिक्यूल ने फ्लो तो नहीं करना, मॉलिक्यूल ने मूव करना है। मॉलिक्यूल मूव कैसे करेगा, देखो अब अगर मेरे पास ये एक सॉलिड है, ठीक है, ये इसके अंदर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं सारे, ठीक है। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल होती है ना कंडक्शन की, वो ऐसे एग्जांपल होते हैं जैसे अगर हम किसी चीज़ को चूल्हे पे रख दें, किसी बर्तन को, ठीक है, तो उसका अगर जो मतलब उसका जो होता है ना हैंडल जिससे हम उसे पकड़ते हैं, अगर वो स्टील वगैरह का बना हो या उसी मटेरियल का बना हो, उस पर लकड़ी वगैरह ना लगी हो, तो वो भी गर्म हो जाता है। वो एग्जाम्पल होती है कंडक्शन की। अब अगर मैं इसको एक हिस्से से इसके गर्म करना शुरू कर दूँ, ठीक है, अब मैं इसको क्या दे रही हूँ, मैं इसको दे रही हूँ हीट। जब हीट देते हैं तो मैंने बताया था हीट डेफिनेशन हीट की क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इसको मैं दे रही हूँ, ठीक है। जब मैं इसको काइनेटिक एनर्जी दूंगी ये ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, इसके अंदर मोशन ज़्यादा है, सारी बात है, काइनेटिक एनर्जी मोशन का ही नाम है। तो यहाँ पे क्या होगी, अब ये मूव ज़्यादा करेगा, इसके अंदर मोशन ज़्यादा होगी, जैसे ये मूव ज़्यादा करेगा ना, साथ वाले को भी धक्का देगा, साथ वाले के साथ वाइब्रेट करेगा, टकराएगा उसके साथ, तो इसकी वजह से ये भी मूव करेगा, और इसके मूव करने की वजह से ये भी मूव करेगा, और इस तरह ये जो मोशन है ये ट्रैवल करती करती यहाँ तक आ जाएगी। और इसी तरह जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ट्रैवल करती करती यहाँ तक आ जाएगी, और जो हीट है वो भी ट्रैवल करती करती यहाँ तक आ जाएगी, और ये किस वजह से है, मॉलिक्यूल की मोशन की वजह से, और इसे कहते हैं कंडक्शन, ठीक है। अब जो ऐसा तरीका है जिसके अंदर जो कन्वेक्शन कन्वेक्शन जो है ना, उसके अंदर ये होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो मूव नहीं करता, ठीक है। और इसकी जो एग्जाम्पल होती है ना वो ये होती है कि जैसे अगर हम हीटर के जरिए कमरे को गर्म करें, अब जैसे अगर मैं फर्ज कर लूँ ये मेरे पास एक हीटर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या बताया कि जो मॉलिक्यूल है ना वो इन्वॉल्व नहीं होगा, मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ठीक है, इसके अंदर मॉलिक्यूल मोशन नहीं होगी। अब देखो अगर ये मेरे पास एक हीटर है और यहाँ पे जो है ना रूम है उसकी एयर है, ठीक है, ये भी रूम की एयर है, ये भी रूम की एयर है। तो अब ये अगर रूम है तो इसके अंदर जो हीटर है ना वो सबसे पहले अपने सामने वाली एयर को जो है ना हीट अप करता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये वाले जो मॉलिक्यूल है ना जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना तो ये हल्के हो जाते हैं, ठीक है। इसका जो वेट है वो कम हो जाएगा, जब वेट कम हो जाएगा ना ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और ये वाली जो एयर है ये नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एयर नीचे की तरफ आ गई, जैसे ये वाली एयर नीचे की तरफ आएगी ना, हीटर जो है वो इनको भी हीटअप करेगा और फिर ये ऊपर चले जाएंगे, और इस तरह जो है ना वो सारा का सारा जो काम है ना वो होता रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ था, मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हिला रहे थे, और हिलाने की वजह से हीट को ट्रांसफर कर रहे थे। यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल ने हिल के दूसरे मॉलिक्यूल को हीट को ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि यहाँ पे जो इसके सामने हीटर के मॉलिक्यूल्स है उनका मतलब जैसे हमने उनको हीट अप किया, उनका जो वेट है वो कम हुआ किसी तरह से, और वो ऊपर चले गए, और जो दूसरे वाले हैं वो नीचे आ गए भारी वाले, लेकिन उन्होंने टकरा के अपनी हीट ट्रांसफर नहीं की, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका होता है रेडिएशन, ठीक है। अब जो रेडिएशन है उसके अंदर क्या होता है, रेडिएशन से ये मुराद है कि जैसे अगर हम ओवन की बात करें तो ओवन के अंदर क्या होता है, ये अगर मैं ओवन की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कोई खाने की चीज़ रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो है ना रेडिएशन निकलती हैं। अब यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स का जिक्र ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो रेडिएशन निकलेंगे ना उस खाने के अंदर जाएंगे, उसको एनर्जी देंगे, और वो जो है ना हीटअप हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अलावा हम बात करते हैं टेम्परेचर की। मैंने बताया था ना कि टेम्परेचर और हम जो हीट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो टेम्परेचर अगर उसकी बात करें उससे क्या मुराद है, टेम्परेचर से ये मुराद होता है कि ये अच्छा टेम्परेचर की भी हम दो तरह की डेफिनेशन करते हैं। पहली जो डेफिनेशन है वो मैं करूँगी थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग, जो कि हम असल में पढ़ रहे हैं और हम इसी को कंसिडर कर रहे होंगे फिलहाल, ठीक है। तो जो थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है वो क्या है, वो ये डेफिनेशन है कि मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी, मतलब एक जो बॉडी है वो कितनी ज़्यादा हॉट है या कितनी ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है, इस चीज़ को मैयर करना, उसको हम क्या करते हैं कि वो क्या है, वो टेम्परेचर है। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो हीट, उसको हमने क्या पढ़ा था, उसको हमने ये पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब अगर जो दूसरी डेफिनेशन है वो हम इसकी कर रहे होते हैं केएमटी के मुताबिक, और जो केएमटी है वो क्या है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस नहीं कर रहे, केमिस्ट्री को डिस्कस नहीं कर रहे, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये क्या कहती है, ये कहती है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब जो हमारे पास कई मॉलिक्यूल है, देखो उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल है, सारे मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं है, तो उसकी जो हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ना वो उसकी क्या हो जाएगी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो उसका टेम्परेचर होगी, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना ये भी सारों की मतलब नहीं होती है, मैं बताते हैं। जैसे मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स है ना, अगर मैं गैस को कंसिडर कर लूँ किसी, ठीक है, तो जो गैस है ना वो मेरे पास तीन तरह की होगी, मोनोटॉमिक होगी, ठीक है, और उसके अलावा मेरे पास डायटोमिक होगी, और डायटोमिक के अलावा कैसी हो सकती है, पॉलीटॉमिक हो सकती है, ठीक है।
अब अगर मोनोटॉमिक की बात करें तो उसकी जो गैस है, उस गैस के अंदर क्या होगा, उसको जो उसके अंदर जो मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब अगर डायटोमिक की बात करें ना तो उसके अंदर सारी तरह की काइनेटिक एनर्जीज होती हैं, वो कौन कौन सी, जैसे अगर हम बात कर लें तो ट्रांसलेशनल भी होगी, ठीक है, और इसके अलावा वाइब्रेशनल भी होगी, और वाइब्रेशनल के साथ ही साथ वो भी होगी, रोटेशनल भी होगी, ठीक है, ये सारी की सारी होंगी। लेकिन एक मसला रहता है, वो ये आता है कि जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना वो होती है, लेकिन वो हाई टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तब जो है ना वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी किसके अंदर, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, वरना वाइब्रेशनल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल और ट्रांसलेशन होगी। पॉलीएटॉमिक की बात करें तो उसके अंदर ये तीनों आ जाती हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पे आती हैं, हाई टेम्परेचर नहीं करना पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये तीनों काइनेटिक एनर्जी से पढ़ ली, तो पोटेंशियल एनर्जी जब वो नहीं होती क्या, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है ना उसको हम लेकिन निगलेक्ट कर देते हैं। पहले तो मैं बता दूँ पोटेंशियल एनर्जी होती कौन कौन सी है, तो वो हमारे पास तीन तरह की, ग्रेविटेशनल हो सकती है, ठीक है, और इसके अलावा इलास्टिक हो सकती है, इलास्टिक के अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, हम उसको कंसिडर कर देते हैं कि वो एक आइडियल गैस है। जब एक गैस आइडियल होती है ना तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके दरमियान देखो, अब ये मॉलिक्यूल है ना, एक और मॉलिक्यूल है, ये दूसरे एक दूसरे के ऊपर जो है ना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि जब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे ना तो उनके अंदर जो है ना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब अगर मैं इसको एक सिंपल लफ्ज़ में एक्सप्लेन करूँ ना तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि अगर हम लोग कि ये मतलब मेरे पास जो है ना ज़मीन है, ठीक है, अर्थ है और फ्लोर है, या मतलब ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने किसी चीज़ को इस साइड पर रखा है तो इसके अंदर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब अगर इसी तरह से हम एक बंदा कंसिडर करें यहाँ पे, ठीक है, ये जो ना यहाँ से इधर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक और बंदा है उसने इसको पकड़ के रखा हुआ है, इसे नीचे नहीं गिरने देगा, ठीक है, मतलब इसे पकड़ के रखा है, फौरन मतलब बिल्कुल वहाँ से गिर रहा है, बिल्कुल एज के ऊपर खड़ा है, और ये वाला जो बंदा है इसने इसे पकड़ के रखा हुआ है। अब यहाँ से इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है और यहाँ से इस बंदे ने इसे पकड़ के रखा है। अब इस बंदे का जो सारा वजन है वो इसने उठाया हुआ है और यहाँ से इसको ग्रेविटी खींच रही है। अब अगर हम ग्रेविटी को ना कंसिडर करें तो मतलब ग्रेविटी तो उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी से उसको खींच रही, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर है, और ग्रेविटी जब उसको खींच रही है तो यहाँ पे जो चीज़ इन्वॉल्व होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। मतलब ये उसको खींच के रख रहा है, ठीक है, जब वो उसको खींच के रख रहा है तो उसके अंदर क्या हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है ना, इस एनर्जी को इसने संभाल के रखा है, इसने संभाल के रखा है, मतलब इसकी पुल की वजह से इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो वाली एनर्जी जो है ना वो इस केस के अंदर आएगी, ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल है ना, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेज होती है ना वो उसकी वजह से इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आती है। लेकिन जब हम एक आइडियल गैस की बात करते हैं ना तो आइडियल गैस के अंदर हम इसको ये इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे होते कि इनके दरमियान फोर्सेज हैं, जब फोर्सेज नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो मैंने एग्जांपल दिया ना ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ये बात कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी केएमटी के मुताबिक ये कि ये एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, उसके मुताबिक हम थोड़ी सी बात करते हैं। वो ये बात करते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को कम करें तो उससे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हम इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि जो हीट है वो सिस्टम को लीव कर गया, सिस्टम के अंदर से हीट जो है वो कम हो रही है, सिस्टम ठंडा हो रहा है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, सिस्टम गर्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास यहाँ पे एक गर्म चीज़ है, यहाँ पे एक ठंडी चीज़ है, ठीक है, ये हॉट है और इस तरफ क्या कोल्ड है। अब ये जो हॉट और कोल्ड है अगर इनको मैं जोड़ दूँ तो यहाँ से जो हीट है वो कहाँ को जाएगी, इस तरफ को चली जाएगी, ठीक है। अब जो इसका टेम्परेचर का यूनिट होता है, जैसे हमने पहले किसका यूनिट पढ़ा था, हमने पढ़ा था हीट का यूनिट। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, ठीक है। केल्विन के अलावा इसके और दो और यूनिट होते हैं, होता है सेंटीग्रेड और होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये तीनों स्केल्स जो है ना वो यूज़ होते हैं, और जो असल में अगर बात करें तो केल्विन जो है वो भी जीरो से स्टार्ट होता है, ये भी जीरो से स्टार्ट होता है। अच्छा, अगर वो जीरो से स्टार्ट नहीं भी होते तो इनका जो असल में जीरो है ना वो इसका जीरो होता है, इसका जीरो जो है उसको हम सही वाला जीरो मानते हैं। इन दोनों के जो जीरो है ना वो सही वाले जीरो नहीं होते, मतलब हम जो सही वाला स्केल मानते हैं ना वो इस वाले को मानते हैं, केल्विन वाले को, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।